13 अप्रैल साल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन यह सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला व्यक्ति वही था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस घटना के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से कारण थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? दिल दहला देने वाली इस घटना की सच्चाई जानने मैं आया हूँ अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में। मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आजादी इतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इस कानून के पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे तब किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का विरोध अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने एक बड़े शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए 15 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस सभा की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने भी इस सभा के खिलाफ पहले से ही 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद हजारों लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर दाखिल हो चुका है और उसने बाग के रास्ते पर तोप रखकर उसे बंद कर दिया। इसके बाद अपने सैनिकों की पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया, बिना किसी चेतावनी के। बिना एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसाने लगे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही खोखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि वो पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को ना संभलने का मौका मिला, ना ही बचकर भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायर कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था। फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती थी। लोगों में अफरा तफरी मची गई थी। वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इन लोगों में एक 7 महीने का बच्चा भी था। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांद कर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उसमें से 120 इंसानों की लाशें निकाली गई। कुआं भरने वाले लोगों के खून से भर गया। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है और यहाँ की दीवारों पर आज भी उस समय की गोलियों के निशान मौजूद हैं। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों की असली संख्या कुछ और भी थी।
हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी। इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ऑडवायर को दिया गया। गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलवाना उसकी मजबूरी बन गई थी और अगर वो गोली नहीं चलवाता तो वहां मौजूद भीड़ उसे मार देती। लेफ्टिनेंट माइकल ऑडवायर, जो कि इस मामले की जांच कर रहा था, वो जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हो गया। आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन के द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दे दिया। लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर आप कभी इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि इतनी गोलियां चलने के बाद भी वो बच गए थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1947 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला माइकल ऑडवायर अभी जिंदा था। इधर उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि माइकल ऑडवायर लंदन में है, वो लंदन जाने का जुगाड़ करने लगे और उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहां से लंदन पहुंचे। लंदन में वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे ताकि एक रिवॉल्वर खरीद सकें। इतने सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे के पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार फाइनली वो समय आ ही गया जिसका उधम सिंह को बेसब्री से इंतजार था। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ऑडवायर पहुंचा था और उधम सिंह किताब में एक बंदूक रख कर ले गए थे। ये साल था 1940। दरअसल किताब के पन्नों को उन्होंने बंदूक की आकृति में बीच से काट दिया था और उसके बीच में वो बंदूक छुपा कर ले गए थे। उधम सिंह माइकल ऑडवायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल स्टेज पर आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सिर में दाग दी। वो वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया है। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली, कुछ लोगों को आज भी गलतफहमी है कि गरम दल वालों के पास संयम नहीं होता। जरा ध्यान से देखिए, 21 साल तक एक क्रांतिकारी ने इतना संयम रखा और 7 समंदर पार दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारा। दूसरी बात, हमारी आजादी की लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनके विचारों को इतिहास के पन्नों से बाहर निकालें और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। तीसरी बात, गलत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले हम संयम से ये देख लें कि क्या वो वाकई में गलत है या हम कुएं के मेंढक हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वीडियो न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आप लोग लाइक और शेयर ही नहीं बल्कि कमेंट भी करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।